हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 10 नवंबर। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। आज के पहले सवाल से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के अपराध में पुलिस को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित में कारण बताना अनिवार्य कर दिया है। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। केवल गंभीर अपराधों में। ऑप्शन नंबर बी, केवल विशेष कानून जैसे PMLA और UAPA के मामलों में। ऑप्शन नंबर सी, केवल आर्थिक अपराध में। ऑप्शन नंबर डी, हर तरह के अपराध में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर तरह के अपराध। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। केस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे IPC का केस हो या नया BNS का, पुलिस को गिरफ्तारी के समय अब व्यक्ति को लिखित कारण बताना अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताना संविधान द्वारा दिया गया अनिवार्य प्रावधान है, जो सभी अपराधों सभी कानूनों के अंतर्गत लागू होता है, जिनमें भारतीय दंड संहिता 1860 जो कि अब BNS 2023 भी शामिल है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7 नवंबर 2025 को आया, जिसमें उसने कहा कि अब पुलिस आपको किसी भी मामले में अगर गिरफ्तार करती है तो उसे आपको लिखित कारण देना होगा, जो कि आप जान सकेंगे कि वो आपको किन कारणों से गिरफ्तार कर रही है। पहले क्या होता था, पहले यह कानून केवल सिर्फ PMLA और UAPA जैसे कानूनों में ही लिखित कारण देना होता था। पुलिस को PMLA और UAPA जैसे लिखित कानून में लिखित कारण देना होता था। PMLA जो कि हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस होता था। और UAPA का फुल फॉर्म है हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसमें आप हमारे आतंकवाद से संबंधित मामले देखे जाते थे। तो इन्हीं दो कानून में पहले पुलिस को लिखित देना पड़ता था। अब क्या है कि अब आपको किसी भी मामले में अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तो उसे लिखित आदमी को देना पड़ेगा। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए अब आज के हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल है हमारा आज का, IUCN ने अक्टूबर-नवंबर 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा श्रेणी का दर्जा दिया है। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। IUCN ने अपनी नवीनतम वैश्विक समीक्षा में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा श्रेणी का दर्जा दिया है। यह एक सकारात्मक दर्जा पाने वाला एकमात्र भारतीय स्थल है। यह पश्चिमी घाट सुंदरवन के विपरीत, जहाँ पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएं हैं, यह मान्यता स्थायी वन प्रबंधन में उद्यान की भूमिका और कार्बन पृथक्करण के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने में इसकी संभावित योगदान को उजागर करती है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आइए हम लोग कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो कि 2016 में बना था, जिसका प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व है, और इसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, और यह हमारे सिक्किम में स्थित है। यह हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि कंचनजंगा को IUCN ने अपनी नवीनतम वैश्विक समीक्षा में अच्छा श्रेणी का दर्जा दिया है, और यह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारे यूनेस्को विश्व धरोहर के मिश्रित स्थल में शामिल है, जो कि 2016 में शामिल हुआ था। IUCN जो कि हम लोग IUCN के बारे में जान लेते हैं। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। हम लोग तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा कि किस राज्य ने नवंबर 2025 में पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है, जिसका उद्देश्य प्रमुख शहरों और धार्मिक स्थलों को जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा देना है।
तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 1 नवंबर को हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार यह देश में किसी राज्य द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली सेवा है। इस परियोजना का शुभारंभ राज्य के 17वें स्थापना दिवस के समारोह के साथ हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सेवा प्रारंभिक चरण में 3 क्षेत्रों, जिसमें भोपाल, पचमढ़ी और मढ़ई, उसके बाद इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर और जबलपुर, कान्हा, बांधवगढ़ सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। तो यह हमारी आज का तीसरा क्वेश्चन हो गया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि मध्य प्रदेश ने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है, जो कि हमारे धार्मिक और शहरों को जोड़ेगी। इस तरह की एक योजना यूपी में भी लागू की गई थी, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी, जो कि मथुरा से लेकर आगरा तक था। तो इसे भी हम लोग थोड़ा याद रखेंगे, हो सकता है हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो चलिए आज के हम लोग अगले क्वेश्चन से चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। आज के हम चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पीएम मोदी ने 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उन्हें चालू किया है? तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बनारस, ऑप्शन नंबर बी अयोध्या, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। पीएम मोदी ने बनारस की 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें बनारस रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन से वाराणसी और खजुराहो वंदे भारत ट्रेन, फिरोजपुर और दिल्ली वंदे भारत ट्रेन तथा लखनऊ और सहारनपुर तथा एर्नाकुलम और बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली देश को समर्पित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की मजबूत नींव हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे 4 ट्रेनों का बनारस रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। जिनमें 4 ट्रेनों में आपके वाराणसी से खजुराहो, उसके बाद फिरोजपुर से दिल्ली, फिर आपका लखनऊ से सहारनपुर, फिर एर्नाकुलम से बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन, ये 4 ट्रेनें हमारी यहाँ से रवाना की गई। वंदे भारत ट्रेन जो कि सबसे पहले हमारा 15 फरवरी 2019 में वाराणसी से दिल्ली के लिए लॉन्च की गई थी। पहली वंदे भारत ट्रेन हमारी वाराणसी से दिल्ली चली थी 15 फरवरी 2019 को। तो हमारा वंदे भारत से थोड़ा स्ट्रेटेजी का हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलेंगे आज के अगली स्लाइड पे। तो आज देखेंगे आज के दिन क्या हुआ था। तो आज के 9 नवंबर को 1994 में आज ही जर्मनी में निकेल और सीसे के परमाणुओं को एक साथ मिलाकर आवत साढ़े के 110वें तत्व डर्मस्टेडियम डीएस का निर्माण हुआ था। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया कि 1994 में आज ही जर्मनी में निकेल और सीसे के परमाणुओं को एक साथ मिलाकर सारणी के 110वें तत्व डर्मेस्टियम का निर्माण हुआ था। तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगला देखते हैं हम लोग आज का फैक्ट। 1947 में आज ही सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जूनागढ़ रियासत भारत का हिस्सा बनी थी। जी हाँ, 9 नवंबर को 1947 में आज ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से जूनागढ़ रियासत भारत का हिस्सा बनी थी। शासक महावत खां तृतीय जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, जबकि जनता भारत के साथ थी। जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में 100 वोट से भी कम मत पड़े थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ लिया जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारे बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने 560 रियासतों को हमारे भारत में मिलाया। उसके बाद 552 को तो उन्होंने मिला दिया था, लेकिन 8 में जैसे जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद जैसे रियासत से तो नहीं मिले हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें मिलाया गया, जिसमें जूनागढ़ भी एक शामिल था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर इसे मिलाया गया था, जिसमें सरदार पटेल जी का एक अहम रोल
रहता है। सरदार पटेल की जयंती भी हाल ही में 31 अक्टूबर को मनाई गई एकता दिवस के रूप में। और उनकी सबसे ऊंची मूर्ति जो कि गुजरात केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर की है। तो हमारा स्टैटिक जीके हो गया था। चलिए अब हम चलते हैं आज के स्टैटिक जीके पे, लास्ट पोर्शन पे। आज के स्टैटिक जीके में कुछ खास नहीं है, बस तो कुछ तीर्थंकर के बारे में है, उनके चिन्ह के बारे में है। तो हम लोग देखेंगे आदिनाथ, पहला देख लेते हैं कि आदिनाथ का चिन्ह है वृषभ, मल्लीनाथ का जल और कलश, पार्श्वनाथ का सर्प, शंभुनाथ का अश्व। तो हम लोग ये याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के मिलान में भी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग इतना ही याद रखेंगे कि आदिनाथ का वृषभ होता है, मल्लीनाथ का जल कलश होता है, पार्श्वनाथ का सर्प होता है, शंभुनाथ का अश्व होता है। तो इस तरह का आज का हमारा करंट अफेयर था जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आपको कैसा लगा आप लोग इसके बारे में अपने कमेंट ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। और इस तरह के वीडियो डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लोगों को शेयर भी करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।